हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। एफकैट ने अपना एडमिट कार्ड जो था वो रिलीज़ कर दिया 10 अगस्त को। होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि कब आपका कौन से शिफ्ट या कौन से डेट पर पेपर है आपका। तो अब क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है और डेट तो पहले से ही पता है 25, 26 और 27, तो तैयारी अब क्योंकि लास्ट स्टेज में है तो इसे अच्छे से हमें करना है। और जो रिवीजन जो भी आप कर रहे होंगे तो वो रिवीजन हमें अब फाइनल स्टेज पर रिवीजन होगा कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो हम रिवाइज करें, पेपर में हमें दिक्कत ना हो। तो आज के इस रिवीजन सीरीज में हम दो टॉपिक करेंगे, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछले सीरीज में, पिछले पार्ट में क्वांट के हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक, परसेंटेज भी हम कर चुके हैं। तो आज ये दो टॉपिक हम करेंगे, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये टाइम एंड वर्क के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ हैं वो देख लेते हैं। क्या है इसमें बेसिकली टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन जो होते हैं किस पर बेस्ड होते हैं? टाइम टेकन बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन टू डू अ वर्क। पहला पार्ट टाइप क्या हो सकता है कि टाइम पूछेगा कि कोई एक पर्सन किसी काम को कितने देर में करेगा, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं कि 4 मेन हैं एंड 5 वुमेन है, वो मिलकर किसी काम को कब तक खत्म करेंगे। टोटल वर्क टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, कभी कभी टोटल वर्क भी पूछ सकता है कि टोटल वर्क कितना लगा। थर्ड है रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसीज, कभी कभी। और तीसरा टाइप होता है कि रेशियो पूछा जाता है कि दो लोग ए और बी हैं तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, किस एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं। फोर्थ टाइप है क्वांटिटी प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, कि कितना पार्ट वर्क का, कि अगर ए बी सी हम 3 लोग मान लेते हैं, इन्होंने अलग अलग, इसने 5 दिन काम किया, इसने 8 दिन काम किया, इसने 10 दिन काम किया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ए ने टोटल वर्क का कितना पार्ट, कितना प्रोपोर्शन कंप्लीट किया होगा, या ग्रुप कंबाइन करके भी कि ए और बी ने मिलकर कितना किया होगा। तो कुछ भी इस पार्ट में पूछ सकता है। अब इसके जो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। सपोज टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इट टेक्स बी यूनिट्स ऑफ वर्क, कि किसी एक काम को करने के लिए हमें बी यूनिट्स ऑफ वर्क लगता है। और जो पर्सन पी है वो ए डेज लेता है, पी ए डेज में पूरे काम को खत्म कर सकता है। अगर पी अकेला काम करेगा तो वो ए डेज में पूरे काम को खत्म करेगा। तो जो एफिशिएंसी ऑफ पर्सन पी होगी वो क्या होगा, बी अपॉन ए। एफिशिएंसी क्या, कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, जो टोटल काम है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम जो वो ले रहा है उसको करने के लिए। तो इससे हमें हमारा 1 डे वर्क, या वन अगर आर में डिनोट कर रहा है, इसे क्वेश्चन में हर जगह आर है तो 1 आवर वर्क, जिसे कि हम क्या कहते हैं एफिशिएंसी, कि पर यूनिट टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम वो कितना वर्क कर रहा है। सिमिलरली अगर दूसरा कोई पर्सन क्यू है, वो सी टाइम ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी अपॉन सी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम जो ले रहा है उस वर्क को करने के लिए। तो इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क अगर हमें फाइंड करना है तो हम अगर एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, कि उस काम को खत्म करने के लिए टोटल कितना वर्क लगा। आगे, इफ द रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसीज ऑफ पर्सन ए एंड बी इज x:y, दो लोग हैं ए और बी, उनकी एफिशिएंसी क्या है, एक्स और वाई के रेशियो में है, ठीक। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए अलोन एंड बी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज y:x। अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है
तो टाइम जो वो लेंगे उसका रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, y/x, ये रेशियो है। ठीक, अगर x/y एफिशिएंसी की रेशियो है तो इन दोनों, ये दोनों अकेले अकेले जो टाइम लेंगे उस काम को खत्म करने के लिए, उसका रेशियो होगा इसका जस्ट उल्टा, y/x। फॉर एग्जाम्पल कि a और b की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ठीक, तो इनके टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक, अगर a 30 दिन में काम को खत्म कर रहा है तो b कितने दिन में खत्म करेगा, 20 दिन में, अकेले अलोन। a अलोन अगर 30 दिन में खत्म कर रहा है तो b 20 डेज में करेगा। अगर हमें ये एफिशिएंसी पता है तो हम टाइम भी ला सकते हैं अगर किसी एक का टाइम दिया हुआ है तो। नेक्स्ट क्या है, इफ वेजेस आर प्रोवाइडेड फॉर द वर्क डन, कि कभी वर्कर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, उन्हें उसके लिए उस काम के बदले सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज दिया जाता है। तो वेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय देम। पैसे हमें कितने मिलेंगे, जितना हमने काम किया है। तो अगर 3 वर्कर हैं ए बी सी, ये x यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, ये y यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, ये z यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। ठीक, तो इन्हें जो वेजेस मिलेंगे उसका रेशियो क्या होगा, x/y/z। इस रेशियो में उन्हें वेजेस मिलेंगे, जो भी टोटल वेज अगर 20,000 है और x/y/z की वैल्यू 1:1:2 अगर हम मान लेते हैं, 1 1 2 3, 1:1:3 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि a को कितना अमाउंट मिला होगा, b को कितना अमाउंट मिला होगा और c को कितना अमाउंट मिला होगा। अब ये हो गया कि अगर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तब अगर तीनों वर्कर ने सेम टाइम के लिए काम किया है, कि सभी ने, तीनों ने मिलकर एक साथ काम स्टार्ट किया और एक साथ ही खत्म किया, तब जो वेज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, अगर इसकी एफिशिएंसी x यूनिट्स है पर आवर मान लेते हैं, b की एफिशिएंसी y यूनिट्स पर आवर है, c की z यूनिट्स पर आवर है, तो इन्हें जो वेजेस मिलेंगे, इन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया और साथ में खत्म किया, तो वेज का जो रेशियो होगा इनकी एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें है कि वेज मेनली क्या, वर्क डन के रेशियो में डिवाइड होता है, बट क्योंकि उन्होंने साथ साथ काम किया है तो टाइम वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इन्हें इनके एफिशिएंसी के रेशियो में ही वेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर if x men working y hours per day for z days, x men जो है वो हर दिन y घंटे तक काम करते हैं। कब तक काम कर रहे हैं, z दिन तक। कैन कंप्लीट u यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक, इतना काम खत्म करते हैं। और जो p women है, p women q hours पर डे 8 डेज तक करके v यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म करती हैं। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि x/y/z men into टाइम अपॉन वर्क इज इक्वल टू women into टाइम अपॉन उनका वर्क, ये इक्वल होंगे। ठीक, यहाँ नंबर ऑफ मेन जो है x है, p है। ठीक, अगर ये एक मेन होंगे तो एक की एफिशिएंसी होगी। अगर x की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ एफिशिएंसी वाला फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं कि अगर हर मेन की एफिशिएंसी m यूनिट्स पर डे है तो हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी मेन हैं उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम
अपॉन वर्क, यहाँ इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी अगर W यूनिट्स पर आवर है या जिस भी यूनिट में टाइम है उस यूनिट में है, इनटू टाइम अपॉन वर्क, ये इक्वल होंगे। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये MDH अपॉन W, M मतलब मैन, मैन से डिनोट करते हैं, यहाँ मैन हो सकते हैं, विमेन हो सकते हैं, हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, डेज आर, और ये है वर्क। इस ये जो होता है कांस्टेंट होता है। तो अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कि अगर 4 लोग हर दिन 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, 8 दिन तक काम किया उन्होंने और 20 यूनिट काम खत्म किया, तो इसको हम ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 20 लोगों ने डेली 4 घंटे तक काम किया, कितने दिन तक? 10 दिन तक, और एक किसी काम को ख़त्म कर दिया। सेम काम को 15 मैन अगर करते हैं डेली 2 घंटे तक, तो वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे सेम काम को? तो हम लगाते हैं MDH बाई W इज इक्वल टू, यहाँ हम M1D1 H1 मान लेते हैं इसको, M1 H1 D1, M2 H2 D2, ये क्योंकि कांस्टेंट होता है तो हम इक्वल कर सकते हैं, M2 D2 H2 अपॉन W, क्योंकि सेम काम है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है, 20 इंटू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इंटू, हमें डेज पता नहीं है। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 5, 5 से 3, अब ये क्योंकि मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो ये क्या डेसिमल में आंसर आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन, या कभी कभी मल्टीपल में हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं डेज, या अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हमें एलिमिनेट करके दे देगा, हटा कर दे देगा, जिसे हमें फाइंड करना होगा। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं उसे। तो अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे, यही MDS वाले कॉन्सेप्ट पर ही है, कैन मेक 120 पैनकेक्स, M1 H1 D1, ठीक, W1। 12 मैन 8 आवर्स पर डे कैन मेक 120 पैनकेक्स इन 16 डेज, 120 पैनकेक्स बना रहे 16 दिन में, ठीक। दूसरा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन, M2 पता नहीं है, टू मेक 360 पैनकेक्स, वर्क हमारा 360 यूनिट्स है, इन 12 डेज, 12 डेज, गिवन दैट ईच ऑफ देम वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे। अब यहाँ एफिशिएंसी की बात नहीं हुई है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हर मैन की एफिशिएंसी सेम है। लगा ये MDH यूज़ करते हैं, 12 इंटू 8 इंटू 16 अपॉन 120 इज इक्वल टू, मैन पता नहीं है, M ही मान लेते हैं हम इसे, इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 360, 120 से ये 3 बार गया, 3 से ये 2 बार गया, 12 12 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4, मतलब M कितने आ गए, 64। तो इस कंडीशन के हिसाब से फाइंड द नंबर ऑफ मैन जो हमें कह रहा है, कितने मैन होंगे, 64। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या होगा, बी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम एंड वर्क में मैन डेज के अलावा पाइप पर बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, पाइप एंड सिस्टम, बट उनका जो वो जो रूल फॉलो करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया वो सेम रूल फॉलो करते हैं। क्या कह रहा है, पाइप ए जो है वो किसी टैंक को 8 घंटे में भरता है और पाइप बी सेम टैंक को 12 घंटे में फिल करता है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन एट वंस, एक साथ उन्हें ओपन किया गया, एंड पाइप ए इज क्लोज आफ्टर हाफ द टैंक इज फुल, ठीक, जब आधा टैंक फुल हो गया तब पाइप ए को क्लोज कर दिया गया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द रिमेनिंग टैंक, तो बचा हुआ आधा टैंक है उसे फिल करने में पाइप बी को कितना टाइम लगा होगा। तो हम यहाँ मानते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा टैंक को फिल करने के लिए। टोटल वर्क हम क्या फाइंड लेट करते हैं, इन दोनों का LCM, ठीक, LCM क्या है, 24। हमने
अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा, एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो 24/8, ठीक, 24/12 2, ये क्या आ गई एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर आवर है और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर आवर है। अब एक साथ इन्हें खोला गया और आधा टैंक फिल होने के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो आधा टैंक फिल हुआ मतलब क्या, आधा वर्क डन हुआ, आधा वर्क खत्म हुआ, मतलब 24 में से 12 यूनिट्स काम हो गया हमारा। अब बचा है 12 यूनिट्स और 12 यूनिट्स कौन कर रहा है, बी। पर घंटे वो 2 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट्स करने में कितना टाइम लेगा, 12/2, 6 घंटे लेगा। ठीक, तो बचा हुआ टैंक पाइप भी 6 घंटे में फिल कर देगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको और ये वर्कलेट नहीं भी करके हमने क्या यहाँ देखा, पाइप ए अकेले 8 घंटे में भरता है पूरे टैंक को, पाइप बी पूरे टैंक को अकेले 12 घंटे में फिल कर रहा है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, आधा टैंक फिल हो गया, फिर जो बचा हुआ आधा था वो पाइप बी ने अकेले फिल किया, पूरे को 12 घंटे में फिल कर रहा है, तो आधे को कितने में करेगा, 6 घंटे में। तो ये ऐसे भी इजिली सॉल्व हो जाता। बट अगर कुछ और कंडीशन होती, ये हाफ वाला केस नहीं होता, कोई और पाइप आ जाता, तो फिर हम ऐसे उसे टोटल वर्क लेट करके एफिशिएंसी फाइंड करके हम आगे प्रोसीड करेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑब्जर्व दैट एक्स वर्कर कैन फिनिश सम वर्क इन 16 डेज। एक्स वर्कर जो हैं वो 16 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। हाउएवर इफ ही हायर्ड 30 मोर वर्कर्स, अगर वो 30 और वर्कर हायर करता है तो द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो जो वो टोटल वर्क था वो 10 दिन में खत्म हो जाता। ठीक, एक काम को एक्स वर्कर 16 दिन में करते हैं, अगर 30 वर्कर और ज़्यादा होते तो 10 दिन में ही वो काम खत्म हो जाता। हमने क्या पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, अब क्योंकि यहाँ फिर एफिशिएंसी की कोई बात नहीं हुई है तो हम क्या लेट करेंगे, सबकी एफिशिएंसी सेम है। एक्स वर्कर की एफिशिएंसी क्या होगी, एक्स इंटू, अगर हम इनकी एफिशिएंसी एम मान लेते हैं हर वर्कर की, तो एक्स इंटू एम होगी। सिमिलरली एक्स प्लस 30 इंटू एम, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्योंकि सेम है तो एफिशिएंसी हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो नंबर ऑफ मैन इंटू टाइम, टोटल वर्क आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ अब दोनों वर्क क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये गया 8, ये गया 5, 8x इज इक्वल टू 5x प्लस 150, 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, x आ गया 50। अब एक वर्कर को काम खत्म करने में कितना टाइम लग गया, जो टोटल वर्क है, ये तो x वर्कर 16 दिन में कर रहे हैं, एक वर्कर को कितना लगेगा 50 इंटू 16, दोनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 800 डेज। एक वर्कर को कितना टाइम लगेगा, 800 डेज। ऐसे क्या है, x लोग 16 दिन में कर रहे हैं, मतलब 50 इंटू 16, ये क्या आ गया वर्क। एक वर्कर कितने दिन में करेगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ठीक, 800 डेज। नेक्स्ट है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, इफ राम इंक्रीजेज हिज एफिशिएंसी बाय 25% देन ही कैन फिनिश द हिज वर्क इन 12 डेज। ठीक, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इफ ही वर्क्स विथ हिज नॉर्मल एफिशिएंसी। ये मान लेते हैं नॉर्मल एफिशिएंसी है, ये इंक्रीज्ड एफिशिएंसी है। नॉर्मल एफिशिएंसी लेट करते कि 4x यूनिट्स पर डे है, 4x यूनिट्स पर डे। अब क्या कह रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है 25% से, तो अगर हम 25% से इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, 1.25 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 5x। हमने क्या पढ़ा, ये एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ गई 4:5। टाइम टेकन की रेशियो क्या होगी, पहले जो टाइम लेता था वो 5:4 के रेशियो में होगा, कि पहले 5 यूनिट्स अगर टाइम ले रहा है तो अब 4 यूनिट्स टाइम लेगा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के साथ। कह रहा है कि अभी वो 12 दिन लेता है, मतलब इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के साथ वो 12 दिन ले रहा है। 4 इज इक्वल टू
12 यूनिट्स है, 12 डेज है। 4 यूनिट्स 12 डेज के बराबर है, तो 1 यूनिट 12/4 3 डेज के बराबर होगा। पहले कितना टाइम लेता था? 5 यूनिट्स, 5 इंटू 3 15। पहले कितना टाइम लेता होगा? 15 डेज। नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करने पर वो 15 दिन में वो काम खत्म करता होगा। मोहित एंड रमेश कैन डू अ जॉब इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? मोहित और रमेश, मोहित 12 दिन में कर रहा है और रमेश 18 दिन में कर रहा है। इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज मतलब एक छोड़कर एक, कि पहले अगर मोहित कर रहा है तो दूसरे दिन रमेश, फिर मोहित, फिर रमेश, ऐसे। अब यहाँ कंडीशन क्या है? सच दैट रमेश स्टार्टेड द वर्क, मतलब पहले पहला दिन रमेश ने किया, दूसरे दिन मोहित ने, फिर रमेश, फिर मोहित, ऐसे। लेट करते हैं हम टोटल वर्क। क्या इन दोनों का एलसीएम 36, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 36/12 3 और 36/18 2। ठीक। अब पहले दिन रमेश ने किया, दूसरे दिन मोहित ने किया। पहले दिन रमेश ने किया हुआ 2 यूनिट्स ऑफ वर्क, दूसरे दिन मोहित ने 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब 2 दिन में इन्होंने मिलकर 5 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म कर दिया। करना कितना है? 36, बट ये 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो 36 के पहले जस्ट मल्टीपल कौन सा है? 35। 35 यूनिट करने के लिए, मतलब इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 35 आएगा, तो इसको भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 14 डेज में उन्होंने 35 यूनिट्स काम खत्म कर दिया। 14 डेज, क्योंकि ये पेयर में 2 दिन है तो पेयर में काम कर रहे हैं, कि पहले दिन रमेश फिर मोहित, मतलब 14 डे तक ये वाला पेयर खत्म हो गया होगा। अब 15 डे कौन करेगा फिर काम? रमेश करेगा। बचा हुआ काम कितना है? 1 यूनिट, 36 - 35। 1 यूनिट करने में ये कितना लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 0.5 डेज। ठीक, मतलब टोटल टाइम जो लिया गया वो है 35.5 डेज। देन द वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज? 35 तो वर्क था 14 और आधा दिन और 14.5 डेज। तो टोटल काम 14.5 डेज में खत्म हो गया। टोटल काम करने को कितना टाइम लगा? 14.5 डेज। तो ये टाइम एंड वर्क पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं को यूज करके थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, घुमाया जाता है। बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बचपन में ही हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मोस्टली यही यूज होता है, इसी पर अलग अलग कंडीशन देकर, बट बेसिस यही है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का। क्या है? टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन क्या हो जाएगा? 3 फॉर्मूला यहाँ आएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये नीचे गया ये ऊपर आया, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। ये 3 फॉर्मूला, टाइम टेकन टू ट्रेवल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड। यहाँ एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं अगर हमने इंटरवल में कवर किया, अलग अलग स्पीड से कवर किया अलग अलग डिस्टेंस को, तब हम वहाँ एवरेज स्पीड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेवल, जर्नी जो है उसकी स्पीड ओवरऑल क्या है? जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है? स्पीड इनटू किस स्पीड से जा रहे हो और टोटल टाइम कितना लिया गया। एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज एक पर्सन है जिसने इंटरवल में किसी डिस्टेंस को कवर किया, कि 2d किलोमीटर उसे जाना था, तो उसने क्या किया? पहला d किलोमीटर p किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, और बचा हुआ d किलोमीटर q किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लिया होगा? पहला जो d किलोमीटर है उसको कवर करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का हमने क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
बचा हुआ d किलोमीटर कवर करने के लिए d अपॉन q, अगर q किलोमीटर पर आवर से गया है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा हमें, मतलब d बाई पी प्लस d बाई क्यू, ये है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक, ये हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है ट्रेन्स का, कि कोई एक ट्रेन है, ट्रेन बी, वो कुछ लेंथ है ट्रेन ए का, वो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पोल को, किसी ब्रिज को, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है किसी स्पीड से। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रेन की लेंथ को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो जब भी किसी को, कोई एक पोल है तो ट्रेन क्या है, ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो वो जब तक पूरा अपने लेंथ को क्रॉस न कर ले तब तक इसको क्रॉस नहीं कर रही है, तो हम इसमें उसके लेंथ को भी कंसिडरेशन में लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल क्या होता है, इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बाय द पॉइंट ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस अ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अपने लेंथ को क्रॉस करने में, अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस को क्रॉस करने में जितना टाइम लेगी कोई ट्रेन, उतना ही टाइम वो एक पोल को क्रॉस करने में लेगी, क्योंकि पोल क्या है, अगर ट्रेन की लेंथ 200 मीटर्स है तो जब तक वो पूरा 200 मीटर क्रॉस नहीं कर गई मतलब ये पोल क्रॉस नहीं हुआ है, तो वही क्या अपने अपने डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है एक तरह से। तो पोल को क्रॉस करने के लिए लिया गया टाइम क्या है, अपने ही लेंथ को क्रॉस करना। अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन, प्लेटफॉर्म को, तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लस उस ट्रेन की लेंथ है उसको क्रॉस कर रही है। किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ट्रेन ए और ट्रेन बी है, तो टोटल डिस्टेंस अगर ऐसे एक दूसरे को पास कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस कर रहे हैं ए या बी, एक दूसरे की लेंथ को, खुद की लेंथ प्लस दूसरे की लेंथ का एडिशन, उसको क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें बोट का। बोट क्या है, बोट इसमें स्ट्रीम का स्ट्रीम फैक्टर भी आ जाता है, कि बोट किसी स्ट्रीम में ट्रैवल अगर कर रही है तो वो जो स्ट्रीम है वो भी किसी स्पीड से बहती है। तो हम यहाँ दो तीन टर्म्स हैं, स्पीड ऑफ बोट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द बोट, कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो बोट। कि अगर किसी रिवर में, जो रिवर इधर से पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक, बोट पी जो है वो भी उसी डायरेक्शन में अगर जा रही है, तो ये जो स्ट्रीम है जिस पे स्पीड से बह रही होगी वो उससे हेल्प करेगी, उसकी स्पीड को और इंक्रीज करेगी। अगर हम कोई स्टेशनरी चीज़, हम कोई हैट है या कोई लकड़ी का टुकड़ा ही है, वो क्या डाउन स्ट्रीम जिधर रिवर फ्लो करती है उसमें तो कोई खुद की स्पीड नहीं है, बट वो फिर भी बहती जाती है किसके सहारे, स्ट्रीम के सहारे। तो अगर कोई बोट भी है तो वो बोट को भी वो स्ट्रीम हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, अगर स्ट्रीम के अलोंग वो बोट जा रही है तो हम मान लेते पी जो बोट है उसकी खुद की स्पीड स्टिल वाटर में, कि स्ट्रीम फ्लो नहीं कर रही है, स्टिल वाटर में है, वहाँ उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। और अगर वो किसी स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है तो जो वो स्ट्रीम है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो अगर बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट, स्ट्रीम इधर फ्लो कर रही है, बोट ऐसे आ रही है, तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी उसकी वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है उसे रेजिस्ट करेगी, बोट इधर आ रही है स्ट्रीम उधर जा रही है, तो ये जो है इसे रेजिस्ट करेगी इस डायरेक्शन में आने से, इसलिए हम इसे माइनस करते हैं। दूसरा है स्पीड ऑफ द बोट वाइल सेलिंग अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। उसमें क्या होगा, ये दोनों स्पीड एड ऑन हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि खुद की तो इसकी स्पीड होगी, साथ में वो जो रिवर फ्लो या स्ट्रीम फ्लो कर रही है वो भी उसे, उसकी स्पीड भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। एक और कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का, वो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, ठीक,
इसकी स्पीड अगर p किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड q किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो p माइनस क्यू, लेट हम कर लेते हैं p इज ग्रेटर देन q है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब एक तरह से डिफरेंस, दोनों आपस के स्पीड का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड होगी जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी उन दोनों के इंडिविजुअल स्पीड का सम। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो ट्रेन्स में अप्लाई होगा या नॉर्मल और कंडीशन के हिसाब से और किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है। देख लेते हैं हम। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक कार है वो 320 किलोमीटर कवर करने के लिए 8 घंटे का टाइम लेती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बाइक इन 2 आवर्स इफ स्पीड ऑफ द बाइक इज 3/16 ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड है। क्या है डिस्टेंस? 320 किलोमीटर 8 घंटे में। वो जो कार है 320 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर रही है, मतलब इसका स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाइक का पूछ रहा है कि बाइक 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमें पता है 2, स्पीड इसकी कितनी है बाइक की? 3/16 ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार कितनी थी 40, इसका 3/16 पार्ट, यही है। कट करते हैं 8, 8 से 5, 5 इंटू 3 15। तो 2 घंटे में जो बाइक जो जाएगी वो 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ कार हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। कोई एक कार है उसकी स्पीड अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से x किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, देन इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस। वो क्या 30 मिनट कम टाइम लेता 270 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। 270 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए वो 30 मिनट कम टाइम लेती। पहले हम मान लेते पहले स्पीड क्या थी ओरिजिनल उसकी x किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड। इंक्रीज्ड स्पीड x प्लस 6, ठीक, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले कितना टाइम ये ले रहा होगा 270 अपॉन x, बाद में कितना टाइम 270 बाई x प्लस 6। अब क्योंकि स्पीड बढ़ गई मतलब टाइम कम लगेगा, ये ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि 30 मिनट कम लेता है। ठीक, अब 30 मिनट कम लगता है। अब यहाँ क्या यूनिट, हमें हर जगह यूनिट का ध्यान रखना है कि सेम यूनिट में ही कोई भी ऑपरेशन जो होता है वो सेम यूनिट में होता है। यहाँ क्या किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो टाइम आ रहा होगा ये भी किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, जो टाइम आएगा वो आर में आएगा, ये आर में आएगा, लेकिन ये क्या है ये मिनट में है तो हम इसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 30 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको यूज़ करके हमने इसे आर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 30 अपॉन, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 270 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 270x, ये नीचे एलसीएम आया होगा x प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे हम, इसको जब हम ब्रेक करेंगे 270 इंटू एक्स प्लस में माइनस 270x, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा। दूसरा है 270 इंटू 6, 270 इंटू 6 बचेगा, ये 2 जो है ये इधर आएगा इंटू 2 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 0 84 24 8 32 3240। ठीक है, इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो अगर 60 माइनस 60x माइनस 54x
6, ये क्या, ये जो ऑपरेशन होना चाहिए वो इस टर्म के बराबर आना चाहिए, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर आना चाहिए। 6 इंटू 4 24, और 6 5 30 32 3240 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी 54x माइनस 3240 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 60 माइनस 54 x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 54 इंटू एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0, मतलब x हमारा क्या आ जाएगा 54 और माइनस 60। अब क्योंकि स्पीड जो है वो माइनस नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो स्पीड हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 54। तो ओरिजिनल स्पीड हमें पूछा है, ओरिजिनल स्पीड क्या है x, ऑप्शन डी। क्या है इसका ऑप्शन डी, 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ट्रेन ए रनिंग विद द स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए जो है उसकी स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉसेज अनदर ट्रेन बी which is running with speed of 58 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ट्रेन अगर ऐसे है तो ट्रेन भी ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही है। इन 13.2 सेकेंड, टोटल टाइम क्रॉस करने के लिए कितना लेते हैं 13.2 सेकेंड्स। यहाँ यूनिट देख रहे हैं ये आर में। अब जनरली हम ये कंसिडर करते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ होती है वो मीटर्स में होती है, तो कि मीटर पर सेकंड में स्पीड आना चाहिए। फिर भी अगर हम मीटर भी लेट करेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लेट करते हैं ट्रेन ए की जो लेंथ है। अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 20% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन बी। तो ट्रेन बी की लेंथ अगर x हम लेट करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2x मीटर्स। इसकी लेंथ अगर हम x मीटर सेलेक्ट करते हैं तो इसकी 1.2x मीटर हो जाएगी ट्रेन ए की। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। दोनों के लेंथ का डिफरेंस फाइंड करना है हमें। तब जब अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक दूसरे के लेंथ का सम। तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेंगी वो क्या होगा x प्लस 1.2x, टोटल डिस्टेंस मतलब 2.2x मीटर्स। ठीक, टाइम 13.2 सेकेंड्स। स्पीड, अब यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के स्पीड क्या होंगे, सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 68 प्लस 58 16 126 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये मीटर में हमने लेट किया, ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए इंटू 5/18 हम कर देते हैं। ये 5/18 कैसे आता है, ये क्या है 126 किलोमीटर पर आवर। आवर नीचे किलोमीटर ऊपर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। 0 0 0 गया, ये 5 2 से, ये 2 से 18 बार, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 7 126, मतलब ये क्या है 35 मीटर पर सेकेंड। इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है 35, डिस्टेंस क्या है 2.2x, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 35, स्पीड डिस्टेंस 2.2x, और टाइम जो ले रहा है वो है 13.2। ठीक, तो जब हम यहाँ ये डेसिमल हट जाएगा 2 बार 12 बार
35 इज इक्वल टू 11 से ये कट हुआ 2 12 ये 6 x इज इक्वल टू 6 इंटू 35 210 x कितना आ गया 210। पूछा क्या जा रहा है हमें डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1.2x माइनस एक्स मतलब 0.2x 0.2 इंटू 210 कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 210 42। ये डेसिमल गया 10 10 गया 2 इंटू 21 42 मीटर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर इसका क्या होगा 42 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ 480 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक, इफ द सेम ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस 240 मीटर लॉन्ग ब्रिज लॉन्ग प्लेटफॉर्म देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 480 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 30 सेकेंड का टाइम लेती है और सेम ट्रेन 18 सेकेंड का टाइम लेती है 240 मीटर लॉन्ग ब्रिज प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए क्रॉस करने के लिए। तो क्या पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ फिर स्पीड की बात नहीं हुई है, सेम ट्रेन की बात हो रही है तो हम स्पीड मानेंगे कि सेम है, सेम स्पीड से दोनों चीज़ प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्रॉस किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते ट्रेन की लेंथ कितनी है L मीटर्स। अभी हमने पढ़ा किसी ब्रिज को अगर क्रॉस कर रही है ट्रेन तो टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रही है, खुद का लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कर देते तो क्या आ जाता है हमारा स्पीड, मीटर मीटर ये सेकंड मीटर पर सेकंड में है स्पीड। सेम अब इधर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन 18 अपॉन टाइम, दोनों स्पीड क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, सेम ट्रेन की बात हो रही है। सॉल्व कर लेते इसको, ये गया 3 बार ये गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3L 3 इंटू 480 इज इक्वल टू 5L प्लस 5 इंटू 240, ये आ गया 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 240 माइनस 3 इंटू 5 इंटू ये क्या हो गया 30 सेकेंड टू क्रॉस 480 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, इफ द सेम ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक, 3 इंटू 480 इसको इधर लेते गए 2L 3 इंटू 480 माइनस 5 इंटू 240 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 240 इंटू 2 होता है, ये आ जाए 6 माइनस 5 240 6 माइनस 5 1 इंटू 240 2L इज इक्वल टू 240 मतलब L इज इक्वल टू 240 बाई 2 120। ठीक, तो लेंथ क्या आ गई 120 मीटर्स, लेंथ क्या आ गई 120 मीटर्स। फिर हमारे टीएसटी में 3 चीज़ें थी, नॉर्मल टीएसटी, ट्रेन्स, रेसेस, बोट स्ट्रीम, ये था सिलेबस। तो हमने नॉर्मल टीएसटी भी देख लिया, ट्रेन्स भी देख लिया, अब हम रेसेस वाला पार्ट देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 720 मीटर्स अनिल बीट्स साहिल बाई 72 मीटर्स। अनिल है साहिल है, ठीक, क्या कह रहा है एक 720 मीटर के रेस में अनिल जो है वो 72 मीटर से साहिल को बीट करता है, मतलब ये अगर 720 कवर करता है जब रेस तो ये 720 माइनस 72 कवर करता है। ठीक, मतलब ये 720 कवर करता है तो ये 648 कवर करता है।
एंड इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स, एक, अब साहिल और पीयूष ये दो लोग हैं। साहिल बीट्स पीयूष बाय 30 मीटर्स। एक 600 मीटर की रेस में ये जब 600 मीटर कवर करता है तो ये 30 मीटर पीयूष जो है, साहिल जब 600 मीटर कवर करता है तो पीयूष 30 मीटर कम करता है। बाई हाउ मैनी मीटर्स विल अनिल बीट पीयूष इन 400 मीटर रेस। अनिल जो है वो पीयूष को 400 मीटर के रेस में कितने से बीट करेगा। अब क्या है इसमें हम देख लेते हैं पहले। ये 600 कर रहा है तो ये 570 कर रहा है, ये 600 कर रहा है तो ये 570 कर रहा है, ये एक करेगा तो कितना करेगा, ये 570 बाई 600, ठीक। ये 648 करेगा तो साहिल जब 648 मीटर्स कवर कर रहा होगा 720 मीटर के रेस में, जब ये 648 मीटर्स कवर कर रहा होगा तो पीयूष कितना कवर करेगा, इतना। दस, ठीक। ये करेगा 57 इंटू 108 अपॉन 10 मीटर्स। 720 मीटर के रेस में, 720 मीटर के रेस में जब अनिल 720 कवर कर रहा है तो पीयूष जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा है 400 मीटर के रेस में, 720 मीटर के रेस में ये पीयूष, जब अनिल 720 करता है तो पीयूष करता है 57 इंटू 108 अपॉन 10। ये कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हमें फिर कट करना होगा। ये एक करेगा तो ये 57 इंटू 108 अपॉन 10 इंटू 720 कवर करेगा। जब अनिल 400 मीटर करेगा तो ये इंटू 400 हो जाएगा। 10 10 10 10 ये चला गया। 18 बार, ये 6 बार, 6 7 42 44, ठीक। मतलब पीयूष जो कर रहा है वो 342 मीटर्स कवर कर रहा है जब अनिल 400 मीटर्स कर रहा है। अनिल जब 400 मीटर कर रहा है तो पीयूष 342 मीटर कर रहा है। तो पूछा अनिल कितने से बीट करेगा पीयूष को, कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस पीछे रह गया। 400 माइनस 342 मतलब ये 58 और कवर करता, तब बराबर होते हैं। 58 मीटर से बीट कर रहा है, कितने से बीट कर रहा है, 58 मीटर से। दूसरा हम इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं, अनिल जब 720 कर रहा है तो साहिल कितना कर रहा था, 648 कर रहा था, ठीक। रेशियो, इन दोनों की रेशियो हम फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर हम ये लेट कर लेते एज टू बी आया, साहिल और पीयूष, साहिल जब 600 कर रहा था तो ये 570 कर रहा था, इससे हम रेशियो लेते आएंगे। 3 से अगर करें 19 और ये 20:19 का रेशियो है ये, इसको भी हम रेशियो लेते ही आते हैं। 180 162 6 से 2 12 27 30 इसे 10:9, ठीक। अब ये रेशियो आ गया। अब हम अनिल, साहिल और पीयूष की कंबाइंड रेशियो लाएंगे। इसको हम मान लेते कि ये 20x और ये 19x है, ठीक। तो अनिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो हमने पढ़ा था 20x डिवाइडेड बाई ये रेशियो जो साहिल की है इंटू 10, 200x अपॉन 9, ये रेशियो आ गई। अब इस रेशियो को यूज करके अनिल और पीयूष की रेशियो हम लेते आएंगे। क्या डिस्टेंस कवर का, ये क्या डिस्टेंस कवर का रेशियो है, अनिल और पीयूष की रेशियो आ जाएगी 200x 19 इंटू 9। अब ये
जब 400 मीटर कवर कर रहा है तो ये इंटू ट्वाइस करेगा, ठीक। जब ये 400 मीटर कर रहा है, रेशियो क्या आ गया, 200:, अनिल इज टू पीयूष के डिस्टेंस कवर का रेशियो कितना आ गया, 200:19 × 9, 19 × 9 मतलब 1, 200:171। तो ये जब 400 करेगा तो ये पीयूष, अनिल जब 400 करेगा तो पीयूष 171/200 ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये कितना आ जाएगा, 342 मीटर्स। कितने से बीट करेगा, 58 मीटर से, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड बताया कि बेसिक से भी अगर रेशियो में कभी फंस जाएं तो बेसिक से भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी रेशियो से जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है बोट एंड स्ट्रीम का। अ बोट टेक्स 10 आवर टू कवर 240 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 240 किलोमीटर जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब डाउन स्ट्रीम में जाते वक्त उसकी स्पीड 240/10, 24 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम की स्पीड। क्या कह रहा है, स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड की 1/5 है, स्पीड ऑफ बोट हम लेट कर लेते हैं 5x किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1/5 मतलब x। ये हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड, 5x प्लस x कितना है 24, मतलब 6x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24/6 4 आ जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 160 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 160 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा उस बोट को। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्ट्रीम क्या है 5x, स्ट्रीम की स्पीड क्या है x, मतलब 4x किलोमीटर पर आवर इसकी अप स्ट्रीम स्पीड है। अप स्ट्रीम स्पीड 4x, x क्या है हमारा 4, मतलब ये क्या है 16 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड जाना कितना है 160, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स। कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स, ऑप्शन डी। अब ये नेक्स्ट टाइप है एवरेज स्पीड का। हमने रिलेटिव स्पीड देख लिया, ट्रेन बेस्ड देख लिया, बोट स्ट्रीम देख लिया, रेसेज, ये सारे टाइप्स कवर हो गए। बेसिक जो था सबसे स्पीड अपॉन डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, उस पर भी एक क्वेश्चन था। अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 12 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। पहला 12 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर से कवर किया गया। रेस्ट 32 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन फॉर द इंटायर जर्नी। पहले बार आ गया और बचा हुआ 32, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 प्लस 32, 2 2 4 44 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या होगा, पहला वाला पार्ट 12 किलोमीटर को कवर करने के लिए जितना टाइम लिया प्लस 32 किलोमीटर को कवर करने के लिए जितना टाइम लिया। 12 से ये 3 बार, ये 8 से ये 3 बार, ये 4, मतलब 5/3, ठीक है। टोटल टाइम 5/3 आवर्स लगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 44 है अपॉन टोटल टाइम। ये 5/3 था तो 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 44/5 × 3
44/5 8.44 8.8 इंटू 3 4 24 और 2 6 26.4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। 26.4 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम 44 को 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीपल नहीं है तो डेसिमल में आएगा। यहाँ एक ही ऑप्शन था डेसिमल में, तो ये यही आंसर होगा। तो यहाँ हमें सॉल्व भी नहीं करना होता, हम ऐसे भी आंसर कर सकते थे इसको। तो आज के सेशन में इतना ही था। हमने टाइम एंड वर्क और टीएसटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस वैसे कवर कर चुके हैं हम यहाँ पर। अब अगले सेशन में मैं जो बचे हुए टॉपिक हैं वो लेकर आऊँगा। होप कि आपको ये सेशन, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं वो अच्छा लग रहा होगा, वो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके रिवीजन में। तो प्रैक्टिस मॉक से जुड़े रहिए और ऐसे ही जीए इंग्लिश और रीजनिंग की भी रिवीजन सीरीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।